नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में किन विषयों पे हमें चर्चा करनी है। तो कुछ खास करंट अफेयर न्यूज़ में आपके लिए लेके आए हूं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पीएम मित्र पार्क चर्चा में क्यों है। फिर हम पढ़ेंगे कोई भाषा आजकल क्यों न्यूज़ में आ रही है। साथ ही हमें पढ़ना होगा मिस्ट्री योजना के बारे में, जो आजकल थोड़ा सुर्खियां बटोर रही है। साथ ही तेलंगाना किन्नर अधिनियम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, तो पीछे कारण क्या है। अंत में हम लोग पढ़ेंगे विधायिका सदस्य योग्यता के बारे में। तो ये 6 महत्वपूर्ण न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर से और अलग अलग वेबसाइट से ली गई हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में। तो यह न्यूज़ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड के बारे में है, जो फ्रांस में प्रधानमंत्री को दिया गया है। ये अवार्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें एक रेड रिबन होता है, ठीक, और साथ साथ ही बीच में यह बैज रहता है जो दिया गया है। चलिए क्या खास बात है इसकी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस यात्रा पे गए हुए हैं। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए गए हुए हैं। तो उस दौरान उन्हें यह अवार्ड दे दिया गया है। चलिए आगे क्या बता रहे हैं कि यह जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रांस का यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। मैं आपको यह खास बात बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास विभूति है। क्यों? क्योंकि वह जब भी कहीं जाते हैं तो ये देखा गया है कि उन्हें अलग अलग जगह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए गए हैं। जैसे कि अभी हम 2023 की बात करें तो सबसे पहले वे गए पपुआ न्यू गिनी में, जहां उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसका नाम था कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू। इसके बाद फिर वे गए थे फिजी, तो वहां पर उन्हें दिया गया कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फिर वे पहुंचे पलाऊ गणराज्य में। यह कहां पर है? तो भाई ये पपुआ न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। तो वहां भी इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम है एबाकल पुरस्कार। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वे मिस्र भी गए थे, फतेह अल सीसी से मिले थे। तो वहां हम देखते हैं कि उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था। तो यह खास व्यक्ति हो गए हैं और अलग अलग जगह जब जाते हैं तो इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। हालांकि हम यह बात भी देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस का दिया गया है। लेकिन फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो और व्यक्तियों को भी दिया जा चुका है, जैसे कि नेल्सन मंडेला ले चुके हैं, जो किंग चार्ल्स है वह भी ले चुके हैं, एंजल मर्केल ले चुकी हैं, और साथ ही जो यूएन के पूर्व महासचिव थे यानी कि बुतरस घाली, वे भी ये अवार्ड ले चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य व्यक्ति भी हैं जो ये अवार्ड ले चुके हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अब एक खास बात यह भी देख लेते हैं कि ये जो अवार्ड था इसकी स्थापना कब की गई थी। तो बताया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा ही इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। कब? 1802 में। तो यह एक खास अवार्ड है। हालांकि यह एक धारणा बनी हुई है कि फ्रांस का यह जो अवार्ड है यह सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी नागरिकों तक ही सीमित है, यानी कि अमूमन यही प्रथा रहती है कि फ्रांसीसी नागरिकों को ही यह अवार्ड दिया जाएगा। किंतु यह देखा गया है कि फ्रांस की जो सरकार है उसने यह नीति तैयार करी है कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति विश्व के जो फ्रांसीसी सिद्धांतों को जिंदा रखते हैं, साथ ही साथ ये फ्रांसीसी सेनाओं की या फ्रांसीसी नागरिकों की सेवा करते हैं, तो उन सभी लोगों को भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो फिलहाल सरकार का यह मानना है कि फ्रांस के कुछ तत्व हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदा रख रहे हैं और उसका विकास कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड दे दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण बात किसकी थी? फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ क्या है। पीएम मित्र पार्क। तो भाई पीएम जो मित्र पार्क की जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में शुरू करवाई थी, अब ये योजना अपने चरम पे पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई है? क्योंकि आज की यह न्यूज़ बता रही है कि भाई क्या हुआ, गुजरात में 7वां पीएम मित्र पार्क स्थापित कर दिया गया है। गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के नवसारी में किया गया है। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ और आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो ये अपने पीक पे क्यों पहुंच गया, यानी कि ये अब अंतिम समय में क्यों है? क्योंकि इस योजना के तहत यह निर्धारित किया गया था कि 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो अब 7वां मित्र पार्क स्थापित कर दिया गया है। चलिए अब यह भी यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि ये 7 मित्र पार्क स्थापित कहाँ किए गए। हालांकि हम देखते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इन बातों को याद रखना जरूरी है कि 7 मित्र पार्क कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मित्र पार्क बनाया गया है। एक दूसरा मित्र पार्क अगर हम देखें तो वह महाराष्ट्र के अंदर अमरावती में है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा मित्र पार्क कहाँ पर है? वारंगल यानी कि तेलंगाना में। चौथे मित्र पार्क की हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर है वह। ठीक है, कहाँ पर है? विरुधुनगर में है। इसके अलावा कर्नाटक में भी है, कालाबुर्गी में।
साथ ही गुजरात में अब ये 7वां मित्र पार्क खोला गया है, शुरू किया गया है। और इसके अलावा एक और मित्र पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? धर जगह पे। तो ये 7 मित्र पार्क आप लोगों के रजिस्टर में नोट डाउन हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है और किसी भी रूप में आपसे ये मित्र पार्क पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो पीएम मित्र पार्क है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। क्या बातें हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में कुछ चीजें निर्धारित की गई थी। क्या? इस योजना में 5 साल के लिए 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार का अनुमान था कि इतने धन के तहत ये योजना पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी। साथ ही जिस समय यह योजना शुरू की गई थी तो सरकार ने 5F विजन तैयार किया था अपना, यानी कि 5 बार F आएगा इसके अंदर। तो क्यों आ रहा है? सरकार की नीति है कि भाई हम फार्म से कार्यक्रम शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? फार्म से हम लेंगे फाइबर लेकर के उसको हम फैक्ट्री में पहुंचाएंगे, फिर फैक्ट्री में उसको वर्तमान फैशन के अनुरूप ढाला जाएगा और उस फैशन को तैयार करने के बाद हम विदेशों में भेजेंगे। यानी कि एक किसान के खेत में उगाई गई फसल को हम बना के उत्पाद विदेशों में भेजने का कार्य करेंगे। तो यह एक नीति थी जो निर्धारित की गई थी पीएम मित्र योजना के अंदर। आगे क्या कह रहे हैं कि इसके साथ ही ये जो पूरा कार्यक्रम है कैसे चल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य चल रहा है। कैसे? पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक। साथ ही सरकार ने काफी नीतियां सोची इसके लिए। सोचा कि जो पीएम मित्र पार्क होगा एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैरी करेगा, यानी कि इसमें बताया गया कि इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, साथ साथ प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज रखेंगी। साथ ही सरकार की नीति यह भी है कि डेवलप्ड फैक्ट्री साइट करेंगे, साथ ही इसके आसपास रोड, पावर, वाटर एंड वेस्ट वाटर सिस्टम सभी स्थापित किए जाएंगे। यह सरकार की योजना थी इसके तहत। आगे क्या बता रहे हैं कि सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया जाना जरूरी था, जिसकी बात भी की गई इस योजना के तहत। तो ये खास नीति थी जो सरकार ने शुरू की थी। चलिए, इसके अलावा और कुछ खास बातें जो हैं वो सरकार ने तय किया, जैसे कि ग्रीन फील्ड योजना के और साथ ही ब्राउन फील्ड। तो ये 2 कैटेगरी इसके अंदर निर्धारित की गई थी। कहाँ कहाँ? सरकार ने बोला कि भाई एक पीएम मित्र पार्क जो है वो बनेगा ग्रीन फील्ड पीएम, ठीक है, और साथ ही दूसरा बोला गया कि वो कहलाएगा ब्राउन फील्ड। तो अंतर क्या है ये समझते हैं। ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क वह मित्र पार्क है जो खाली लैंड पे बनेगा, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं होगा और नए सिरे से सारे काम शुरू होंगे और पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। वहीं दूसरी खास बात यहां पे यह भी देखने वाली रहने वाली है कि दूसरा जो मित्र पार्क है वो कौन सा है? ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड मित्र पार्क का अर्थ यह है कि भाई वहां की जमीन पे कुछ ना कुछ बना हुआ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया जाएगा। तो दोनों ही कैटेगरी में सरकार ने कुछ अलग अलग धनराशि निर्धारित की जो दी जानी थी। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन फील्ड के बारे में। सरकार ने कहा कि भाई विकास पूंजी सहायता जो परियोजना लागत रहेगी वो हम किस प्रकार देंगे? 30% देंगे। किसमें? ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए। तो ये 30% निर्धारित की गई। साथ ही इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि 30% के तहत हम अधिकतम 500 करोड़ रुपए ही देंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी कहां पर थी? ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए। ठीक इसी प्रकार सेम एक स्थिति निर्धारित की गई ब्राउन फील्ड मित्र पार्क के लिए। तो कैसे निर्धारित की गई? उसमें कहा गया कि भाई जो विकास पूंजी सहायता रहेगी वो बुनियादी ढांचे परियोजना लागत की 30% देंगे हम। ठीक है, हमने देखा कि भाई ग्रीन फील्ड में कितना दे रहे हैं? 30% दे रहे हैं, और ब्राउन फील्ड के लिए भी कह रहे हैं कि 30% देंगे। तो अंतर क्या है? इसको एक साथ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ग्रीन फील्ड में जो 30% के तहत धनराशि थी वो 500 करोड़ रुपए थी, लेकिन ब्राउन फील्ड में यह धनराशि कितनी हो गई है? अगर हम देखें तो 200 करोड़ रुपए हो गई है। तो इसका एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि परसेंटेज अमाउंट का सेम ही है। क्लियर है बात? चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पर यह भी निर्धारित किया कि प्रत्येक पीएम मित्र पार्क में टेक्सटाइल विनिर्माण इकाइयों की जल्द से जल्द स्थापना की जाएगी। यह भी सरकार का एक विजन था। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? एक अमाउंट दिया, वह क्या रखा गया? 300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यह बात सरकार ने तय की थी। किसके लिए? पीएम मित्र पार्क के लिए। तो अब 7वां मित्र पार्क गुजरात के नवसारी में शुरू कर दिया गया है, खोल दिया गया है। बात क्लियर है सारी? ठीक, तो इसको समझने के बाद चलते हैं हम लोग हमारी अगली न्यूज़ पे और देखते हैं कि कोई भाषा से संबंधित है। अलग अलग भाषा भारत में बोली जाती है, अलग अलग समुदाय अलग अलग भाषाओं से संबंधित है। ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कोई भाषा चर्चा में क्यों है? जरा एक बार इसको देखते हैं। तो भाई क्या हुआ है, ओडिशा की जो कैबिनेट है, ठीक है,
इसने क्या किया, कोई भाषा को इसने परमिशन दे दी है, अप्रूव कर दिया है। क्यों? यह सरकार चाहती है कि कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब शामिल कर लिया जाए। एक स्थिति जो लंबे समय से बनी हुई है वो यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, तो अब सरकार चाहती है कि 23वीं भाषा के रूप में कोई भाषा को यहाँ पर शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये जो बात है वह महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी तो पता होना चाहिए कि कोई भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन लोग बोलते हैं और क्या इसकी विशेषता है। तो बताते हैं कि कंध समुदाय उड़ीसा का यह भाषा बोलता है। ठीक, तो ये बात आप लोग को समझ लेनी है कि मुख्य रूप से ये ओडिशा से संबंधित है। चलिए, हालांकि इस भाषा की एक खास विशेषता यह है कि ये जो भाषा है यह दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है। कैसी भाषा है? दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा। चलिए आगे देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कि जो कंद समुदाय है, इस समुदाय को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि खोंडी, खोंड, खोड़ो। तो ये नाम इसी समुदाय के हैं जो अलग अलग जगह प्रचलित हैं। ठीक, और ये भाषा कोई भाषा वो प्रयोग करते हैं ये लोग। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, कोई पारंपरिक रूप से उड़िया लिपि का प्रयोग करके लिखी जाती है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात कोई भाषा की थी। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची दरअसल है क्या। तो संविधान की 8वीं अनुसूची शुरू हुई थी संविधान के साथ ही, और प्रारंभिक रूप से अगर हम समझें तो इसमें 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। हालांकि संख्या अब बढ़ करके 22 भाषा हो गई है, तो 14 भाषाओं को इसमें शुरुआत में स्थान दिया गया था। फिर धीरे धीरे क्रमिक रूप से जब जब आवश्यकता महसूस हुई तब तक अलग अलग भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। तो कब कब किया गया जरा समझते हैं। सबसे पहले 1967 में कार्य किया और सिंधी को इसमें स्थान दिया गया और 5वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, और 15वीं भाषा के रूप में इसको यहाँ पे जोड़ा गया। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि 1992 में फिर इस सूची में संशोधन किया गया, और इस अनुसूची में संशोधन करते हुए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। देखिए, नेपाली भाषा यानी कि नेपाल देश दूसरा है, लेकिन उसकी भाषा भी भारत की इस अनुसूची में शामिल है। आगे कह रहे हैं कि 1992 के बाद 2004 में फिर संशोधन हुआ और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें शामिल कर लिया गया। तो हम एक देखते हैं कि क्रम चला आया। शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल थी, जिसमें स्थान था असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक, उसके बाद 1967, फिर 92 और फिर 2004 में संशोधन हुआ। अब जब अगला संशोधन होगा तो हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई को उसमें स्थान दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात यदि आप लोग को क्लियर हो गई है तो हम लोग अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि मिष्टी योजना क्यों चर्चा में लगातार बनी हुई है। तो बताया जा रहा है कि भाई हम लोग का जो पर्यावरण मंत्रालय है, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने क्या किया, तमिलनाडु के चोंगलपट्टू जिले की कोवलम पंचायत में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण का कार्य किया। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत सरकार इस समय बहुत ज़्यादा केंद्रित है किस पे, वृक्षारोपण पे, पर्यावरण के ऊपर। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि भाई जो हम लोग का ये मंत्रालय है, इसने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के अंदर जाकर मिष्टी योजना पे केंद्रित होकर मैंग्रोव वृक्षारोपण का कार्य किया। तो सारी बात महत्वपूर्ण है, इसी वजह से मिष्टी योजना न्यूज़पेपर्स में आई और हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं कि जो मिष्टी योजना थी इसका पूरा रूप क्या है, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो तटरेखा है भारत की वो सुरक्षित रहे, वहाँ पे मैंग्रोव रहते हैं, तो मूर्त आय भी इसके बढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसलिए सरकार ने मैंग्रोव पहल शुरू कर दी। लेकिन इसको हमने नाम क्या दिया, मिष्टी। लेकिन योजना कब शुरू हुई, तो बताते हैं कि इस योजना को 2023 के बजट में, यानी कि इस साल जो बजट पेश किया गया था उस बजट में इसको स्थान दिया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से यह कार्य कर रही है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि यह पहल जो है वह पहले से जारी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के साथ कार्य करेगी। यानी कि भारत में पहले से क्या चल रहा है, भारत के तटीय जिलों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण और वनीकरण करने के उद्देश्य जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके साथ इसको कार्य करना होगा। तो समर्थन कहाँ से मिलेगा, तो बताते हैं कि मनरेगा योजना जो पहले से चल रही है, कैंपा फंड भारत में पहले से चल रहा है, और इसके अलावा जो भी सरकारी अन्य स्रोत हैं उन सभी से इसको फंड प्रदान किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो मैंग्रोव वनारोपण का कार्य है, वृक्षारोपण का कार्य है, वह आगे बढ़ सके। चलिए
अब इस पूरे कार्य के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को। इसको इसका नोडल मंत्रालय बना दिया गया। ठीक है, और साथ ही हम यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि इस योजना के लिए सरकार ने एक धन आवंटित किया। ठीक है, कितने समय के लिए? 5 वर्षों के लिए आवंटित किया। सरकार की योजना है कि 5 वर्षों तक यह पूरी की पूरी योजना कार्य करेगी। तो वह 5 वर्ष की अवधि कौन सी है? तो देखिए, हम ये बात जानते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया? वर्ष 2023 के बजट में। तो कार्यवाही अब यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 जो इसका वित्त वर्ष है वह शुरुआती वित्त वर्ष है और यह योजना वर्ष 2027-28 तक कार्यान्वित रहेगी। बात क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वह किससे रिलेटेड हैं? मिस्ट्री योजना से, और आप लोग को ये बातें पता होनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि बात हो रही है तेलंगाना के किन्नर अधिनियम की। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना का जो ये किन्नर अधिनियम है यह 1919 से लागू हुआ था और अब तक चला आ रहा था। तो इस समय स्थिति समझते हैं कि 1919 में भारत स्वतंत्र नहीं था और हम लोग ब्रिटिश काल में थे। तो इस समय बना हुआ अधिनियम अवश्य ही समय समय पर चर्चाओं में रहता है और इसकी आलोचना की जाती है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बोला कि भाई ये जो अधिनियम है ये असंवैधानिक है, यानी कि वर्तमान संवैधानिक परंपराओं का यह पालन नहीं करता। और साथ साथ यहाँ पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि भाई 1919 से लागू है, यानी कि पुरानी व्यवस्था है। और न्यायालय का मानना है कि ये जो अधिनियम था ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण था, यानी कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग थे इसके माध्यम से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर न्यायालय ने बोला कि इसको रद्द करो, इसकी अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और यह ट्रांसजेंडर जो लोग हैं इनके विकास में एक बाधा बन रहा है। तो एक सोचने वाली बात यह है कि भाई यह अधिनियम अगर बाधा बना हुआ था तो ये बाधा किस प्रकार से था, या इस अधिनियम में ऐसे कौन से प्रावधान थे जिनकी वजह से यह बाधा बन रहा था। तो एक बार ज़रा इस पे भी नज़र डालते हैं। तो हम लोग पाते हैं कि भाई ये जो अधिनियम था इसमें हिजड़ा शब्द को परिभाषित किया गया था। हिजड़ा यानी कि किन्नर भी इसको हम लोग जनरली बोलते हैं, तो इसकी एक परिभाषा दी गई थी। तो यह अधिनियम किन लोगों को किन्नर मानता है? तो यह बताया गया है कि वे व्यक्ति जो नपुंसक हैं, यानी कि जो या तो स्वयं मान लेते हैं या उनके जो बॉडी के फीचर ऐसे हैं कि वे पुरुष ना है ना ही वे स्त्री हैं, तो इसलिए उनको नपुंसक कैटेगरी में, किन्नर की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जर्नली आप पूरी तरह से होते तो मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन जब आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है तो आप किसी भी कसौटी पे खरे नहीं उतरते, तो उस व्यक्ति को भी किन्नर माना गया। यानी कि दो बातें बताई गई हैं, यदि आप में किसी भी एक गुण है जो दोनों में दिखाया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको इस कैटेगरी के तहत किन्नर मान लिया जाएगा। चलिए, अब आगे ये अधिनियम क्या कहता है कि जब 1919 में इस अधिनियम को बनाया गया था तो भारतीय जो समाज था वो काफ़ी संकीर्ण मानसिकता वाला था, यानी कि हम लोग चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से लेते थे और किन्नरों को समाज का अलग हिस्सा मानते। तो इसी वजह से जो अधिनियम बनाया गया था वो यह कहता था कि अगर कोई किन्नर सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यक्रमों में शामिल हो रही है और उन्होंने इस कार्यक्रम में या तो शामिल हुए हैं या शामिल होते समय उन्होंने महिला पोशाकों को धारण किया है और आभूषणों को धारण किया हुआ है, ठीक है, भारतीय पहनावे का हिस्सा है। तो लेकिन अधिनियम कहता है कि अगर आप शामिल हुए सार्वजनिक कार्यक्रम में, आपने महिला पोशाक पहनी या फिर आभूषण पहने, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि जो पुलिस थी उस समय वो किन्नरों को गिरफ्तार कर लेती थी और कहती थी कि आपको महिलाओं की तरह नहीं रहना और ना ही आपको सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना है। साथ साथ यहाँ पे देखने वाली बात यह थी कि यदि कोई किन्नर 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के साथ संबंध बनाता था तो भी ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता था। तो यह एक अलग प्रकार का अधिनियम उस समय बनाया गया था। तो सरकार ने यही चीज़ों को देखा, समझा और उस समय तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन फिलहाल अभी जो न्यायालय है उसने कहा कि ये सभी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं और हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। साथ साथ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भाई न्यायालय मानता है कि ये जो अधिकार बनाए गए थे लोगों के लिए वह महत्वपूर्ण है संविधान में, लेकिन इस अधिनियम के तहत उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह भी थी कि इस अधिनियम के कारण किन्नरों को अधिकारियों के सामने पंजीकरण करवाना पड़ता था, यानी कि जो भी मुख्य अधिकारी उनके जिले में हुआ करता था तो वहां जाके उन्हें बताना होता था कि भाई हम किन्नर हैं और इस स्थान पर रहते हैं, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, वगैरह वगैरह।
ठीक है, तो अपनी जानकारियां भी देनी होती थी। क्यों जानकारी दे रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि उस समय जो सरकार थी, जो लोग थे, वो ये मानते थे कि किन्नर समुदाय का हिस्सा नहीं है और ये सामान्य लोगों के बच्चों को किडनैप करने का कार्य करते हैं और किडनैप करने के बाद उनके लिंग परिवर्तन करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे भी किन्नर हो जाते हैं या नपुंसक हो जाते हैं। तो उस समय इन लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, जिस कारण इनके लिए जरूरी था कि यह अधिकारियों के सामने अपना पंजीकरण करवा ले। बात समझ गए? आगे क्या कह रहे हैं कि भाई इस मुद्दे पर पूरा का पूरा जो निर्णय था वो न्यायालय ने दिया और बताया कि भाई लोगों के यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात तो यह असंवैधानिक है, ठीक है। साथ साथ न्यायालय ने यह माना कि भाई ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ये अपराधी मानता है। हालांकि सब जगह ऐसी होता है कि हर समुदाय के कुछ लोग अपराधी होते हैं, किंतु यहाँ पर इस अधिनियम ने सभी लोगों को अपराधी बना दिया। और वर्तमान में जो संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों से भी इन लोगों को वंचित बनाया हुआ है, ठीक है। ना ही उनको स्वतंत्रता है और ना ही उनको समानता का अधिकार मिला है। और खासतौर पर अगर हम देखें अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उसका भी पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर यह खास बात देखी गई। बात क्लियर है? तो इन सभी चीजों पर निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अंत में सरकार को कहा कि भाई आप इस दिशा में कार्य करो और इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करो, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबे अरसे से इस अधिनियम के कारण इन लोगों का विकास ठीक से नहीं हो पाया था और ये अपनी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या करना है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को कार्य करने पड़ेंगे। साथ साथ यहाँ पर न्यायालय ने बोला कि भाई इन लोगों के जो अवसर है वो बढ़ाओ, इन लोग को बोलो कि ये लोग शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे से पढ़ लिख करके सरकारी सेवाओं में आए और देश के विकास में ये भागीदार बने। साथ साथ यहाँ पर न्यायालय ने यह भी कहा कि इनकी समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा दिया जाए, इन लोग को सभी के समान ट्रीट किया जाए। यहाँ पर न्यायालय का यह भी मानना था कि सरकार यदि चाहे तो इनके विकास के लिए सामाजिक और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करे, यानी कि अलग अलग प्रकार के फंड्स इनको प्रोवाइड करे ताकि ये आगे बढ़ सके। हालांकि यहाँ पर सरकार के लिए न्यायालय ने यह भी बोला कि ज़रूरत पड़ती है तो आप इनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था भी करें, लेकिन पेंशन कहाँ देनी है, तो आसरा योजना के तहत इन लोगों को पेंशन दिए जाने का निर्देश दिया है अभी उच्च न्यायालय ने। बात क्लियर है? तो एक महत्वपूर्ण, अगर हम देखें तो एक कलंकित अधिनियम था यह भारतीय व्यवस्था का, जिस पे संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया है अब, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं महाराष्ट्र की इस न्यूज़ को। हमने देखा था कि बीते दिनों एकनाथ शिंदे ने एक अलग समूह बना लिया था शिवसेना से और उसके बाद बीजेपी के साथ शामिल होकर के सरकार बनाई थी। तो अभी तक इनका जो डिफेक्शन वाला मामला है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को डिफेक्शन की बात ही करनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई किस प्रकार से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, और मामला हम लोग के सामने ये बताया गया कि दल बदल कानून भारत व्यवस्था में बनाया गया था और यह जो दल बदल कानून था ये फिलहाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अलग अलग सदस्यों के लिए, यानी कि संसद सदस्य है या विधायिका के सदस्य, उनकी अयोग्यता का निर्धारण ये करता है। तो कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। 92वें संविधान संशोधन के तहत इसको तैयार किया गया था। तो अब देखने वाली बात यह है कि यह संविधान की 10वीं अनुसूची में सभी बातें शामिल की गई, ठीक है। और यह जो 10वीं अनुसूची है इसे ही दल बदल अनुसूची या दल बदल नियम भी कहा जाता है। अब कुछ प्रावधान किए गए इसके अंदर और कुछ नियम तय किए गए लोगों के लिए। तो वे नियम क्या थे, जरा एक बार उनकी तरफ नजर डाल लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर क्या करे, अपनी मर्जी से कोई दूसरा राजनीतिक दल शामिल कर ले, ठीक है, यानी कि वह अगर बीजेपी में है तो कांग्रेस में चला जाए, ठीक है, या फिर सपा में चला जाए या किसी अन्य दल में चला जाए। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति दल बदल का दोषी है और इस वजह से उसको जो सदस्यता मिली हुई थी उससे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन ये सारा कार्य कौन करेगा? यह जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष के ऊपर। किसके ऊपर? अध्यक्ष, चाहे सभा अध्यक्ष हो या फिर वह विधायिका का अध्यक्ष हो। तो उस समय लोकसभा में या विधानसभा में जो भी अध्यक्ष होगा उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दे, ठीक है। साथ साथ यह भी देखा जाता है कि आपकी पार्टी ने कुछ नीति निर्धारित की, कुछ बिल बनाए और कहा कि हम इसके पक्ष में या विपक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन आपने एक काम किया, आपने ना तो पक्ष में मत दिया ना ही विपक्ष में मत दिया, यानी कि आप अनुपस्थित हो गई। इसके अलावा आपकी पार्टी ने कहा है कि पक्ष में मत दीजिए पर आप विपक्ष में मत दे रहे हैं। अगर सरकार ने कह रहा, आपकी जो पार्टी है उसने कहा है कि आपको विपक्ष में मत देना है तो आप पक्ष में मत दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीज़ें गड़बड़ हैं, तो यहाँ पर आपको दल बदल का दोषी भी मान लिया जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अब आप दल बदल के दोषी हो गए
ये खास बात है। लेकिन उसके बावजूद आपकी सदस्यता को योग्य कब घोषित किया जाएगा? आपको अयोग्य तब माना जाएगा यदि आप 15 दिनों के भीतर क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं, यानी कि 15 दिन का समय आपने बिता दिया और अपनी पार्टी के सामने एक माफीनामा पेश नहीं किया, तो ऐसी स्थिति के बाद ही आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस स्थिति से पहले आपको मौका दिया जाएगा कि देखो भाई, जो हुआ ठीक है, बीती बात है, गलतियां हो जाती हैं, माफी मांग लो। अगर आपने ये काम भी नहीं किया तो कहेंगे कि अब आप अयोग्य हो। आगे क्या कह दे रहे हैं यहाँ पर कि भाई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य अगर कोई है और उसने क्या किया, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया वो, तो ऐसी स्थिति में उसने दल की सदस्यता ली तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ साथ अगर कोई मनोनीत सदस्य है, तो देखिए ये स्थिति बहुत अच्छी है और समझने योग्य है, क्योंकि लोग जर्नली यहीं पे गलती करते हैं और आयोग भी यही पूछता है। कंडीशन क्या है, जर्नली हम देखते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सदस्यता ले रहे हैं एक अवधि में, लेकिन यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य है उसको 6 महीने का समय दिया जाता है और मनोनीत सदस्य को बोला जाता है कि 6 महीने का समय है भाई, अगर किसी पार्टी की सदस्यता लेनी है तो ले लो। अगर 6 महीने का समय बीत गया तो उसके बाद आप सदस्यता लेंगे, तब आपको क्या बोल दिया जाएगा कि आप दल बदल के दोषी हैं। तो सिर्फ 6 महीने में निर्णय लेना है। अगर इस 6 महीने में आप किसी पार्टी में शामिल हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो फिर आप दल बदल के दोषी माने जाएंगे। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह भी देखने वाली है कि कुछ ऐसे भी अधिनियम हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं इसी के तहत, जो नियम ये कहते हैं कि आप एक स्थिति में इसमें दल बदल के दोषी नहीं होंगे। तो कब दल बदल के दोषी नहीं होंगे? यदि आप अपने 2/3 सदस्यों को लेकर के आगे जाते हैं और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या अलग पार्टी बनाते हैं। कितने सदस्य? यानी कि आपके जितने सदस्य उस सदन में निर्वाचित हैं और आपने उन सदस्यों में से 2/3 सदस्यों को अपने साथ ले लिया और किसी नई पार्टी बनाई या फिर आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि पहले ये कंडीशन 1/3 सदस्य हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और सन 2003 में 91वें संशोधन के माध्यम से इसको 2/3 कर दिया गया। बात सभी को क्लियर है? चलिए, तो यह सभी कार्य कौन करता है? सभापति करेगा या फिर यह कार्य करेगा अध्यक्ष? बात क्लियर है सारी? तो यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बात आज के करंट अफेयर सेशन की थी, जहां से आपकी परीक्षा में अनेक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। आपके लिए एक और वीडियो फिर लाया जाएगा जहां पर कुछ नई बातें आपसे की जाएंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। सेशन को लाइक कीजिए, बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।